जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और ये हमारी दूसरी वीडियो है जो हमारा एसएससी जीडी का फिजिकल और मेडिकल चल रहा है। ये हमारा कैंप है, मैंने पहले ही वीडियो बना चुका हूँ मैं। सीआरपीएफ कैंप त्रिशुंडी अमेठी, जिन लोगों का सेंटर यहाँ पे गया है ये वीडियो खासकर उन्हीं लोगों के लिए। इसमें मैं ये बताऊँगा कि मेडिकल में क्या क्या चेकअप हुआ है। जैसे ये 4 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, मेडिकल में क्या क्या हुआ, आई चार्ट कौन सा यूज़ किया गया था, और कैंप के अंदर क्या क्या हुआ, मतलब कौन कौन सी चीज़ें चेक की गई, कितने डॉक्टर हैं, इन सब की जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा। ठीक है, तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि कितने डॉक्टर थे। तो यहाँ पे टोटल 2 डॉक्टर हैं। ठीक है, जिनके जिनके अंडर में मेरा मेडिकल हुआ है उनका नाम था डॉक्टर वामसी। डॉक्टर वामसी नाम था, और वामसी के पहले शायद एम लगा हुआ था, मुझे याद नहीं है। तो डॉक्टर एम वामसी ऐसे ही कुछ नाम था उनका। ठीक है, वामसी तो कंफर्म है। ठीक है, और जो दूसरे डॉक्टर हैं उनका मुझे नाम नहीं पता है, क्योंकि मेरा जो मेडिकल हुआ था वो इनके अंडर में हुआ था, तो मैं इन्हीं का नाम देख पाया हूँ। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि क्या क्या होता है शुरुआत से लेकर अंत तक। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोगों का फ्लैट फुट चेक हुआ था। फ्लैट फुट में क्या होता है कि एक जगह पे ग्राउंड पे वहाँ पे पानी गिरा दिया गया फर्श पे ही, उस पे आपको खड़े होना है और उसके बाद चलना है ऐसे। ठीक है, जब आप चलेंगे तो आपके जो पैर होंगे उसके निशान वहाँ ज़मीन पे पड़ेंगे, तो उसी को देख के वो लोग चेक करते हैं कि फ्लैट फुट है या नहीं है। ठीक है, तो घबराने की कोई बात नहीं, ये एक नॉर्मल प्रोसेस होता है। इसमें किसी को मेरा जो ग्रुप था, मेरा 10-20 लोगों का ग्रुप था, जिनमें से 10 को पहले ही निकाल दिया गया था, और बाकी हम लोगों को 10 को अलग से मतलब वो किया गया, चेक किया गया। तो जो 10 लोगों का ग्रुप था उनमें किसी को भी फ्लैट फुट में मेडिकल नहीं मिला था। एक लड़का था जिसमें थोड़ा सा उनको डाउट हो रहा था, तो उसको उन्होंने 2-3 बार चलवा के देखा। ठीक है, मेडिकल ज़्यादा हार्ड नहीं हो रहा है, नॉर्मल मेडिकल हो रहा है, और मौके दे रहे हैं वो बहुत। अगर मतलब आपके कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है तो आप क्लियर कर लेंगे मेडिकल। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम लोगों का आई टेस्ट हुआ था। आई टेस्ट में दोस्तों टोटल वैसे तो 3 तरह के टेस्ट हुए थे, बट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस विज़न करवाया गया था। ठीक है, डिस्टेंस विज़न में क्या होता है, सामने एक चार्ट होता है। अब काफ़ी लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि आई चार्ट मिल जाता, तो दोस्तों मैं 2 चार्ट लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। देखिए, एक तो ये चार्ट है, ये आप लोग लिख सकते हैं। देखिए, इसमें नीचे की 2 लाइनें इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि यही पढ़ने में ज़्यादा प्रॉब्लम होता है लोगों को। ठीक है, और एक और चार्ट है, एक ये चार्ट है। ठीक है, इन दोनों को आप लोग लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, ये देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसको अगर जिनकी आंखों में मतलब थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है तो वो इसे लर्न कर सकता है। और इसमें पूछा कैसे गया था मैं ये भी बता दूं। देखिए, वैसे तो जो दूसरे वाले डॉक्टर थे, लड़के बता रहे थे कि वो बीच से पूछ रहे, जैसे कि कह रहे थे ये क्या लिखा है, यू है, ये क्या लिखा है, डी, ये क्या लिखा है, टी, इस तरह से। ठीक है, बट जो मेरे डॉक्टर थे उन्होंने तो लाइन से पूछा था, मतलब वो लाइन से क्या उल्टा पूछ रहे थे कि यहाँ से बताओ, यहाँ से ऐसे क्या लिखा है, XHUT, ताकि जो अगर लर्न करके भी आया हो तो वो इस तरह से ना बता पाए। ठीक है, इसके बाद दोस्तों सिर्फ चार्ट से ही काम नहीं चलेगा। चार्ट तो उन्होंने पूछा ही था, उसके बाद भी वो पूछ रहे थे कुछ। देखिए, एक होता है ये सी बना होता है इस तरह से, तो वो पूछ रहे थे कि ये जो सी बना हुआ है ये किस तरफ से खुला है। ठीक है, तो वो आपको देख के बताना है कि ये राइट साइड में खुला है, ये ऊपर साइड में खुला है, ये लेफ्ट साइड में, ये नीचे, इस तरह से। ठीक है, और एक और क्वेश्चन था, उसमें कुछ डॉट्स बने हुए थे। ठीक है, इस तरह से डॉट्स बने होंगे, तो उसमें आपको काउंट करके बताना है कि कितने डॉट्स बने हैं। तो यहाँ टोटल 6 डॉट्स दिख रहे हैं। तो अगर आप जैसे आई चार्ट लर्न भी कर लेते हैं तो कोई कंफर्म नहीं है कि आप आई टेस्ट निकाल लेंगे। ठीक है, ये सब भी करना पड़ेगा। अगर आपकी आंखें थोड़ी सी ख़राब हैं, वैसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपकी आंखें 6/9 भी निकलेंगी दोनों तो भी वो पास कर देंगे, लेकिन 6/12 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर 6/9 है, थोड़ा बहुत चल जा रहा है, तो भी वो पास कर दे रहे हैं। ठीक, इसके बाद आप लोगों का आई चार्ट हो गया, आई टेस्ट हो गया। इसके बाद हम लोगों को एक रूम में बुलाया गया था, 5-5 बच्चों को, और उसमें 5 चीज़ें चेक की गई, 4 चीज़ें सॉरी। पहला हमारा चेक किया गया, पहला उन्होंने क्या किया, आइज़ में कलर ब्लाइंडनेस चेक की। ठीक है,
कलर ब्लाइंडनेस के लिए उनके पास एक बुक थी, और वो आप लोगों को सबको पता ही होगा कैसी बुक होती है। उसमें कलर्स में कुछ फिगर बने होते हैं, ए बी, या फिर कुछ नंबर्स लिखे होते हैं, और एक रास्ता भी बना होता है। तो वो सब पूछ रहे थे, मतलब उन्होंने सब कुछ पूछा, रास्ता भी पूछा, नंबर्स भी पूछे, फिगर्स भी पूछे, सब कुछ पूछे थे। ठीक है, कंफर्म कर रहे थे वो कि कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं, क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस जो होता है इसमें रेमेडिकल का भी कोई वो नहीं होता है। ठीक है, इसमें अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है तो फिर कोई वो प्रॉब्लम परमानेंट की प्रॉब्लम होती है, ये ठीक भी नहीं हो सकता है। फिर दूसरे नंबर पे उन्होंने आँखों में टॉर्च मार के देखा कि मतलब कोई लेंस वगैरह या फिर कुछ और चोट वगैरह इस टाइप की चीज़ें तो नहीं है। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पे हमारे टीथ चेक किए गए। ठीक है, तो टीथ में क्या है, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल आपके काउंट किए जाएंगे कि हाँ कितने टीथ हैं। ऐसा तो नहीं कि 32 से मतलब ज़्यादा ही कम है, अगर 2-3 कम होंगे तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बाकी साफ़ वगैरह अगर आप नहीं भी करवाते हैं साफ़ तो चल जाएगा, क्योंकि मैं भी साफ़ करवा के नहीं गया था, और वहाँ कोई भी लड़का ऐसा नहीं था जो कि साफ़ करवा के आया हो। ठीक है, तो नॉर्मली वो सिर्फ काउंट कर रहे हैं, और अगर आपका दांत सड़ा वड़ा भी है तो उससे भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरे ही ग्रुप में एक लड़का था, उसका भी एक दांत सड़ा हुआ था। उन्होंने उसको बताया कि इसको डॉक्टर को दिखा लेना, बाकी उसको रिमेडिकल या फिर कोई भी पॉइंट वगैरह नहीं लिखा उसके लिए। ठीक है, अब चौथे नंबर पे नोज़ में दोस्तों, नोज़ में वो टॉर्च जला के देखते हैं कि हड्डी सही जगह है या नहीं। ठीक है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो नोज़ में पॉइंट देंगे तो डीएनएस पॉइंट होता है एक। डीएनएस पॉइंट के बारे में मैं बता देता हूँ क्या होता है। डीएनएस में जैसे कि आपकी नाक में जो हड्डी होती है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है या जो भी प्रॉब्लम होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी जो दोनों नाक से सांस आती है वो प्रॉपर नहीं होती है। ठीक है, एक नाक से ज़्यादा सांस आएगी, एक नाक से कम सांस आएगी, तो उसको कहते हैं डीएनएस पॉइंट। अब इसको वो कंफर्म करने के लिए क्या करते हैं, एक पेपर होता है, वो पेपर को रख के आपके नाक से, मतलब आपके नाक के सामने रखेंगे, तो आप जैसे नाक से एक नाक को बंद करके दूसरे नाक से सांस लेंगे तो वो पेपर हिलने लगेगा। ठीक है, इसी तरह से दूसरी नाक को बंद करके पहले से सांस लेंगे तो वो हिलेगा। तो इस तरह से वो डीएनएस चेक करते हैं। मेरे ग्रुप में 2 लड़कों को डीएनएस में पॉइंट लिखा था उन्होंने पहले, लेकिन फिर बाद में लास्ट में मैं बताऊंगा कि कैसे चेक किया था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर नोज़ आपकी वो देखेंगे, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो वो अपनी कॉपी पे लिख लेंगे, आपको पता चलेगा कि हाँ पॉइंट लिख रहे हैं कुछ। ठीक है, ऐसा कुछ छुपा के नहीं लिखते हैं। और 5वें नंबर पे जो है हमारे कान चेक किए जाएंगे, ईयर्स। अब कान में क्या है, वो एक छोटी सी मशीन होती है। ठीक है, उस मशीन को डाल के चेक करेंगे। जिन लोगों ने अपना कान कभी चेक करवाया होगा उनको पता है, वरना फिर आप सर्च कर लीजिएगा। एक मशीन होती है, जैसे कि कोरोना के टाइम पे कोरोना चेक करने के लिए एक ऐसा कुछ मशीन थी ना, ऐसे हाथ में पकड़ के चेक करते हैं, उसी तरह की एक मशीन थी, उसको कान में डाल के वो पर्दे को चेक कर रहे थे। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे क्या पॉइंट मिल सकता है, देखिए इसमें यहाँ पे पॉइंट मिल सकता है। एक तो आपको कलर ब्लाइंडनेस अगर है तो फिर कलर ब्लाइंडनेस तो आपका परमानेंट रहेगा, उसको ठीक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा मैंने बताया डीएनएस पॉइंट। तो डीएनएस पॉइंट में आपका नाक में जो हड्डी होती है वो थोड़ा बहुत इधर उधर होगी, तो उसके लिए लिख सकते हैं। मेरा भी लिखा था डीएनएस पॉइंट में उन्होंने पॉइंट। ठीक है, और बाद में उन्होंने चेक किया तो सही निकला। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हमारा कान में जो है वैक्स हो जाता है। ठीक है, वैक्स मतलब अगर आपने कान साफ़ नहीं करवाया है, बहुत दिनों से गंदगी है, तो उन्हें पर्दे को देखने में प्रॉब्लम होती है, तो वो इसको वैक्स में रिमेडिकल दे देते हैं कान में। ठीक है, तो ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप जा रहे हैं, आपके पास 1-2 दिन का समय है, तो आप किसी भी हॉस्पिटल में जाके, खुद से नहीं करना है, किसी हॉस्पिटल में जाके कान साफ़ करवा लीजिए। खुद से करने पे क्या होगा, चोट लगने का डर है, या फिर खुद से करने पे आप वैक्स को और अंदर ढकेल देंगे। ठीक है, इसलिए किसी हॉस्पिटल में जाके कान साफ़ करवा लेंगे तो ये वैक्स में, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एकदम आसानी से पास हो जाता है। ठीक है, तो यही 3 पॉइंट थे, इनमें आपका पॉइंट लिख सकते हैं वो, इसके अलावा और कुछ नहीं है। टीथ मैंने बता दिया, सिर्फ और सिर्फ वो काउंट करेंगे कि कितने टीथ हैं। ठीक है, तो शायद 30 से ऊपर होने चाहिए, 30 या 29, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या हुआ था। देखिए मैंने दोस्तों आँखों के लिए बता दिया, आँखों के लिए 3 चेकिंग हो चुकी है अभी तक। एक तो डिस्टेंस विजन हुआ था, ठीक है, डिस्टेंस विजन, और दूसरा कलर ब्लाइंडनेस हुआ। ठीक है, और तीसरा सिर्फ टॉर्च मार के यूँ ही नॉर्मल देखा था।
बट एक दूसरे जो डॉक्टर हैं, मैंने लड़कों से बात की थी वहाँ पे, तो वो बता रहे थे जो एक पेन होता है ना, जैसे उंगली हुई या पेन हुआ, वो आपकी जैसे ये आपका फेस है, ठीक है, अब आपकी आंखें हैं यहाँ पे, वो आप पेन को इधर से इधर ऐसे ले जाएंगे, ठीक है, और इसमें आपको फेस नहीं हिलाना है, सिर्फ और सिर्फ आँखों को इधर से इधर करना है, ठीक है। तो ये वाला टेस्ट भी होता है। ये जो मेरे डॉक्टर थे, इन्होंने तो ये टेस्ट नहीं किया था, ठीक है, बट ये जो दूसरे वाले डॉक्टर हैं, इन्होंने ये टेस्ट किया था, और एक लड़के को रीमेडिकल भी मिला था इसमें। जब हम लोगों का रीमेडिकल के लिए हम लोग बैठे थे, तो वो लड़का भी बैठा था वहाँ पे, तो हम लोगों ने उससे पूछा लास्ट में कि किस में मिला है, तो बता रहा था कि इसमें मिला था ना। इसको क्या कहते हैं ये मुझे नहीं पता है, बट आप सबको ये पता होगा कि ये क्या होता है। आँखों के सामने उंगली या फिर पेन रखा होगा, उसको इधर से उधर घुमाएंगे लेफ़्ट राइट, तो उसमें आपको सिर्फ आंखें इधर उधर करनी है, आपको फेस नहीं करना है, ठीक है। अगर आप फेस हिलाएंगे तो फिर वो रेमेडिकल मिल जाएगा। तो ये 4 तरह के टेस्ट होंगे आँखों में सिर्फ, ठीक है। चलिए आगे बताते हैं आगे क्या होता है। इसके बाद दोस्तों, इसके बाद आपको वेट होगा। वेट में आपको वेट नापा नहीं जाएगा, बट वेट आपका पहले ही नप चुका है। मैंने कल के वीडियो में ही बताया था, पिछले वीडियो में, कल नहीं पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जब आपका चेस्ट मेजरमेंट और हाइट मेजरमेंट होगा तभी आपका वेट मेजरमेंट भी होगा, ठीक है। तो वेट अगर आपका बहुत ज़्यादा है, जैसे कि अगर आपकी हाइट है 170 सेंटीमीटर और वेट आपका 78 हुआ, तो 170 सेंटीमीटर जिनकी हाइट है उनका 65 के करीब वेट होना चाहिए, ठीक है। अगर 70-72 भी है तो भी चल जाएगा, लेकिन 78 नहीं चलेगा, ठीक है, ये ज़्यादा हो जाता है। और जिसका मतलब बहुत ज़्यादा वेट है, 7 किलोग्राम 8 किलोग्राम ज़्यादा है, तो उनको क्या है, उनको रीमेडिकल दे दिया जा रहा है वेट की वजह से, ठीक है। मेरे ही ग्रुप में एक लड़के को दिया गया था, इसलिए मुझे ये पता है कि जिनका वेट ज़्यादा हो रहा है। एक दूसरा भी लड़का था, उसका वेट 74 के करीब था, ठीक है, उसका वेट बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है, तो उसको पास कर दिया था, उसको फिट कर दिया था। और जिसका 78 था उसको रीमेडिकल दे दिया था, ठीक है। तो अगर आपका वेट ज़्यादा भी है तो उसको कुछ करके कम करिए। अगर आप 74 तक भी ले आते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोगों को एक रूम में बुलाया गया था, वहाँ पे हम लोगों को बैठा दिया गया था और हम लोगों का फ्लैट फिट चेक किया गया। मतलब जो हमारे पैर होते हैं, तो पैरों में जैसे कि कुछ लोगों के जैसे ये पैर हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो डिस्टेंस होती, एक तो ये जो जांघें होती है ये टच नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा ये जो ये डिस्टेंस होती है ये 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उनके पास एक स्केल होता है, वो आपको बैठा देंगे, बैठा के वो पहली नज़र में पहचान जाते हैं कि किसको है फ्लैट फिट किसको नहीं है। अगर आपका सही है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर प्रॉब्लम है तो फिर वो चेक करेंगे, ठीक है। अगर आपका कमी निकलता है तो रेमेडिकल मिलने का चांस होता है। इसके बाद फिर हम लोगों के प्राइवेट पार्ट्स चेक किए गए, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। वो बस जिनका डाउट हो रहा था उनका टच करके देख रहे थे, वरना फिर ऐसे ही नॉर्मली चेक कर ले रहे थे। इसके बाद हम लोगों को एक जगह खड़ा कर दिया गया और हम लोगों का कैरी एंगल चेक किया गया। कैरी एंगल क्या होता है, जो आपका हाथ होता है, हाथ को सीधा सामने सीधा करने के लिए कहेंगे, तो आपकी जो हाथ की हड्डी होती है ऐसे, कुछ लोगों का जो ये हाथ ऐसे हो जाता है, ठीक है, यूँ टेढ़ा हो जाता है सीधा करने पे। तो ये चीज़, ये जो टेढ़ा हो रहा है, ये जो बता रहे हैं टेढ़ा हो रहा है, इसी को वो एक स्केल से, एक स्केल होता है और उसमें प्रोटेक्टर लगा होता है, चांदा कहते हैं जिसको, तो उसी से नापते हैं कि ये कितना टेढ़ा है, ठीक है। तो इसमें भी अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो ये भी चल जाएगा, इसमें भी कोई रेमेडिकल नहीं मिलेगा। लेकिन बहुत ज़्यादा टेढ़ा हो रहा है तो फिर रेमेडिकल मिल सकता है, ठीक है। लेकिन नॉर्मल है तो चल जाएगा। इसके बाद आपको आपके कंधे भी चेक किए जा रहे हैं। इसके बाद आपका जो हाथ है नीचे कर दिया जाएगा और आपके कंधे, जैसे कुछ लोगों के कंधे जैसे ज़्यादा झुके होते हैं, ठीक है, तो उनको रेमेडिकल मिल सकता है। लेकिन अगर आपके कंधे नॉर्मल है ऐसे, तो फिर आपको रेमेडिकल नहीं मिलेगा, ठीक है। वो सिर्फ नॉर्मल टॉर्च से जला के देख रहे हैं और फिर बॉडी पे चेक करते हैं कहीं टैटू वगैरह तो नहीं है। मेरा जो ग्रुप था उसमें एक लड़के को टैटू में रेमेडिकल मिला था, ठीक है। वो पूछेंगे आपसे कि आपका टैटू है कि नहीं बॉडी में। अगर टैटू नहीं दिख रहा है, मतलब दिखने लायक नहीं है, तो फिर आप उनको मत बताइए कि टैटू दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मतलब टैटू है। क्योंकि अगर वो देखेंगे फिर उसे पढ़ने की कोशिश करेंगे क्या लिखा है, अगर वो समझ में आ रहा है कि क्या लिखा है, ठीक है, और फिर वो सैल्यूट करवा के देख रहे हैं कि जब आप सैल्यूट करेंगे तो वो आपके हाथ में वो टैटू दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। अगर वो
थोड़ा सा भी नज़र आ रहा है वो टॉर्च जला के देखते हैं। अगर वो थोड़ा सा भी नज़र आ रहा है, उनको थोड़ा सा भी शक हो रहा है कि हाँ टैटू दिख रहा है, तो फिर उसको रिमेडिकल दे देते हैं। ठीक है, मेरा जो ग्रुप था उसमें एक लड़का था, उसके हाथ में ओम लिखा था। वो उतना ज़्यादा पता भी नहीं चल रहा था क्योंकि वो थोड़ा मतलब उसकी बॉडी भी थोड़ी डार्क स्किन थी, जिसकी वजह से टैटू उतना पता नहीं चल रहा था। बट फिर भी उन्होंने पूछा कि किसको टैटू है, तो उसने हाथ उठाया था। तो उसको सैल्यूट करवा के देख रहे थे कि जब वो सैल्यूट करता है तो उसके हाथ में दिखता है या नहीं, और बहुत हल्का सा ही दिख रहा था क्योंकि सैल्यूट करते टाइम हाथ में नीचे चला जा रहा था, हल्का से दिख रहा था, लेकिन उसको रिमेडिकल मिल गया इसमें भी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर आगे आपको वो आपके मतलब पीछे घुमा देंगे और आपकी पीठ वीठ पे देखेंगे टॉर्च जला के कोई निशान वगैरह तो नहीं है। फिर आपको झुकाएंगे और आपके पैर देखेंगे, पैरों में जो एक नस होती है ना, उसको वर्टिगोस ऐसे कुछ कहते हैं, मुझे नाम नहीं पता है, नाम ध्यान नहीं आ रहा है। उसको चेक करते हैं वो नस, ज़्यादा कुछ मतलब कूदवाएंगे उदवाएंगे कुछ नहीं, सिर्फ आप नॉर्मल खड़े रहेंगे और वो नॉर्मल खड़े होकर टॉर्च से देख लेंगे कि दिख रहा है या नहीं। ठीक है, घुटनों के पीछे होता है कुछ लोगों के। लेकिन जो दूसरे वाले डॉक्टर हैं उनके बारे में मैंने देखा था, जब हम लोग ब्लड टेस्ट करवा रहे थे तो वहाँ पे वो लड़कों को उछाल रहे थे, करीब 10 मिनट तक उछाला था उन्होंने। ठीक है, तो वो उछाल रहे थे और उछालने के बाद वो चेक कर रहे थे कि वो नज़दीक, ऐसा होता है कि जैसे लड़के जब रनिंग करते हैं या ज़्यादा एक्टिविटी करते हैं, ठीक है, तब वो नस बाहर निकल जाती है। तो इस वजह से वो उछाल रहे थे लड़कों को, जब उछालेंगे थोड़ी एक्टिविटी वगैरह करवाएंगे तो वो नस बाहर दिखने लगती है। तो वो उछाल के चेक कर रहे थे, बट जो मेरे डॉक्टर थे उन्होंने ऐसा कुछ उछाल के नहीं चेक किया था। तो अब वो तो किस्मत पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा डॉक्टर मिलेगा। इसके लिए कोई उपाय नहीं कि आप मेरे मतलब किस डॉक्टर पे अपना रिमेडिकल करवाएंगे, किस डॉक्टर से, वो वही लोग डिसाइड करते हैं आपके चेस्ट नंबर के हिसाब से। ठीक है, और ज़रूरी नहीं कि आपका मतलब पहले चेस्ट नंबर है तो आपको मिल जाएगा और बाद का चेस्ट नंबर तो ये डॉक्टर मिलेगा, ऐसा भी नहीं है। वो उनकी मर्ज़ी होती है, वो किसी को भी दे सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। इसके बाद हम लोगों को कुछ भी ज़्यादा चेक नहीं हुआ। उसके बाद हम लोगों को एक रूम में मतलब एक एक करके बुलाया गया था, और जो उन्होंने पॉइंट लिखे थे, जैसे आपका जो रजिस्टर होगा, रजिस्टर में वो सबके नाम चेस्ट नंबर लिखे होंगे, नाम लिखे होंगे, और उसमें आपके पॉइंट लिखे होंगे। जैसे यहाँ आई वाला सेक्शन है तो आई में किसी का पॉइंट लिखा है, या फिर यहाँ पे बाकी सेक्शन में माउथ है, टीथ है, नोज़ है। ठीक है, मैंने अभी बताया डीएनएस पॉइंट, तो वहाँ लिखा होगा पॉइंट। फिर वो लास्ट में बुलाते हैं और चेक करते हैं कि इस लड़के का जो पॉइंट मैंने लिखा है उसको कंफर्म करते हैं कि ये वाकई है या नहीं। ठीक है, अगर वो मतलब पॉइंट दिख रहा है तो फिर वो आपका लिख देंगे रीमेडिकल के लिए। ठीक है, फिर आपको बुला के लास्ट में बोला जाएगा कि आपको इस चीज़ में रीमेडिकल मिला हुआ है, और आपको प्रयागराज में फाफा मऊ नाम की जगह है, वहाँ पे CHC CRPF है, CHC CRPF, वहाँ पे जाना होगा आपको। एक रीमेडिकल का एक फॉर्म भी दिया जाएगा जिसमें पूरा एड्रेस वगैरह लिखा होगा, आपका नाम वगैरह भी लिखा होगा। ठीक है, तो फिर उसे लेके आपको रीमेडिकल के लिए प्रयागराज जाना पड़ेगा अगले ही दिन। जैसे अगर आपका, जैसे मेरा 11 तारीख को हुआ था रीमेडिकल, तो 11 तारीख के बाद छुट्टी हो गई थी 12 और 13 को, 2 दिन की, तो हम लोगों को 14 तारीख को मिला था, 14 तारीख का। लेकिन आपका अगर 20 तारीख को है तो आपको 21 को ही जाना होगा। मतलब आप शाम को 7-8 बजे छूटेंगे तो आपको वहीं से डायरेक्ट प्रयागराज ही जाना है। ठीक है, उसमें टाइम भी लिखा होता है, बट टाइम अगर जैसे लेट भी कर देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ पे जैसे एक असिस्टेंट थे उनके, तो उन्होंने हम लोगों को बताया था अगर आपको रीमेडिकल मिलता है और आपको जिस हॉस्पिटल में भेजा जाएगा तो वहाँ पे टाइम तो वैसे होगा सुबह 6 बजे का, बट आप लेट ही जाइए क्योंकि वो पूरा दिन रीमेडिकल के लिए होता है। तो अगर आप शाम को 5 या 4 बजे जाएंगे तो वो सही रहता है, क्योंकि डॉक्टर भी थोड़ा थक चुका होता है तो रीमेडिकल में जल्दी पास कर देता है। ठीक है, तो बस इतनी जानकारी है दोस्तों। आपको ये मैंने सारी जानकारी दी थी क्या क्या चेक हुआ था। और एक लास्ट जानकारी ये देखिए, इसमें कैंप के अंदर ये कितने बच्चे फाइनली क्वालिफाइड हुए। तो इसको देखा जाए तो देखिए टोटल 101 बच्चे जो थे वो आए हुए थे। टोटल 140 बच्चों का रीमेडिकल था मेरी डेट में। ठीक है, बट 101 बच्चे ही प्रेजेंट हुए थे। उसके बाद 72 लड़के थे जो कि फिजिकल क्वालिफाइड कर पाए। मेरे ग्रुप में 27 ने क्वालिफाई किया था और बाकी ने अदर ग्रुप में किया था। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ था, इसके बाद मेडिकल में कुछ लड़के छट गए और टोटल
50 के करीब बच्चे जो थे वो मेडिकल में पास हो पाए और बाकी सबको री मेडिकल मिल गया था हम लोगों के ग्रुप में, ठीक है। तो मैंने बता दिया कि 140 में 50 बच्चे जो थे मेरे, मतलब मेरा जो दिन था उसमें 150 बच्चे 140 में वो पूरी तरह से फिट पाए गए थे, ठीक है। तो आज के लिए इतनी जानकारी, धन्यवाद दोस्तों।